जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम इंडियन पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। आज का हमारा चैप्टर है संवैधानिक विकास। इसमें जो बैकग्राउंड वाला पोर्शन है आज हम उसको देखेंगे, जिसमें दोस्तों आज के हमारे टॉपिक हैं रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये सभी एक्ट जिस जिस वर्ष आए हैं, जो भी महत्वपूर्ण एक्ट हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे, जो हमारे संविधान के हिस्से के रूप में काउंट किए जाते हैं, या फिर वहाँ से हमारे संविधान का संरचना कहीं न कहीं छोटे छोटे अंशों में लिया गया है। तो यहाँ से आपके एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न बनते हैं, तो उन प्रश्नों को भी हम इसी सेशन के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में अनिवार्यतः बनता है, तो आप इसको ध्यान से देखिए, इसके महत्वपूर्ण प्रोविज़न को ध्यान से पढ़िए, इसलिए क्योंकि लास्ट में आपको टेस्ट भी देना है। यहाँ पे देखिए, इसमें पहला इसका प्रोविज़न क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया था। तो आपसे प्रश्न बने कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सी पहल करी थी? तो दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लेके आई थी। तो यहाँ पे देखें, लास्ट पॉइंट में है, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय प्रशासन में पहला हस्तक्षेप। तो ये कई एग्जामों में प्रश्न बन चुका है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। उसके बाद आपसे प्रश्न बनता है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के अंतर्गत बनाया गया? तो दोस्तों, ये 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के प्रावधान में था कि अब जो बंगाल का गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर नहीं, बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर गवर्नर से, ठीक है, गवर्नर जनरल बन रहे हैं तो अधिकार भी इनका बढ़ गया। अब अधिकार कैसे बढ़ा? अब क्या हुआ, मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है, तो दोनों प्रेसिडेंसी का जो सत्ता था अब वो गवर्नर जनरल के अधीन आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखें स्पष्ट लिखा हुआ है, मद्रास और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी वो बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन आ गई थी। जैसे जो विधायिक प्रक्रिया थी, ठीक है, यानी कि नियम कानून बनाने की जो शक्ति थी वो गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई, वो भी कौन से? बंगाल के गवर्नर जनरल के। ठीक है, तो इस तरह से अन्य पॉइंट्स भी आपको जोड़ के याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब प्रश्न बनता है कि पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने कौन? दोस्तों, इनका नाम है वैरन हेस्टिंग। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़िए, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जहां से आप निश्चिंत रूप से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अपना प्यार सपोर्ट जरूर दीजिएगा। ठीक है, ये अपना ही समझ के रखिए कि ये चैनल आपका है और मैं आपका भाई हूँ। ठीक है, ये हम सबका परिवार है। तो चलिए इसमें हम अगले पॉइंट की बात करें तो देखिए, अब बंगाल का गवर्नर जनरल बन गए वैरन हेस्टिंग। अब अकेले, अब बताइए, बॉम्बे, मद्रास और बंगाल, इन तीनों प्रेसिडेंसी में नियम कानून बनाना है, तो दोस्तों क्या वो अकेले कर पाएंगे इतनी जिम्मेदारी? तो नहीं। तो इनके हेल्प के लिए क्या हुआ, 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन हुआ। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि आपसे प्रश्न बने अगर कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जिस कार्यकारी परिषद का गठन हुआ उसमें कितने सदस्य थे? तो दोस्तों 4 सदस्य थे। ठीक है, तो आजकल जो एग्जामिनर हैं उनका जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चन पूछने का वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो आपको भी वैसे ही पढ़ना है। चलिए, इसमें देखिए हमने इस पॉइंट को कवर कर लिया, इसको भी देख लिया, इसको, और ये सभी पॉइंट हमने कोरिलेट करके पढ़ लिए हैं और लास्ट पॉइंट भी हमने याद कर ली है। ठीक है, अब देखिए आपसे प्रश्न बनता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, तो कब की गई थी? तो दोस्तों 1774 में की गई थी, ये याद रखेंगे। तो इसका प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत ही किया गया था। तो आपसे यहाँ से प्रश्न बने, कई बार पूछा गया है दोस्तों एग्जामों में, तो आप याद रखेंगे कि कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रावधानों के अंतर्गत ही की गई थी। इसमें एक प्रतिबंध और लगा था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो एकदम भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे। ठीक है, कंपनी को ही लूट खा रहे थे। ठीक है, और उसी के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, और उसमें कुछ कंडीशन रखे गए जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी थे कि अब तुम ना
जो भारतीय लोग हैं उनके साथ, ठीक है, मिल के तुम कोई ऐसे अलग से काम नहीं कर सकते, और न ही तुम भारतीय लोगों से घूस ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया गया, ठीक है, किसके अंतर्गत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत। तो देखिए, इस तरह से हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के सभी महत्वपूर्ण प्रावधानों को एक दूसरे से जोड़कर पढ़ लिया है, ठीक है। और ये एक्ट लाया क्यों गया? तो दोस्तों, ये मुख्य रूप से यही कारण था, ठीक है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो देख रही थी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो घाटे में जा रही है भारत में, लेकिन जो उसके कर्मचारी हैं वो इंग्लैंड में आके अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये एक्ट आना लाजमी हो गया, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे और इसके प्रावधान थे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा तो आप निश्चिंत रूप से कर लेंगे, राइट। तो एक बारी आप इसको रिवीजन भी कर लीजिएगा। चलिए, अब हम बात करेंगे दूसरे एक्ट के ऊपर। देखिए, ये भी एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यह है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया। तो आपसे प्रश्न बनता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सरकारी नियंत्रण कब बढ़ा, किस एक्ट के अंतर्गत बढ़ा? तो दोस्तों, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद भारत के प्रशासन के लिए अब जाहिर सी बात है बढ़ा है तो एक बोर्ड की स्थापना होगी, है ना। तो एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया जो ब्रिटिश सरकार के अधीन था, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार अपना बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाती है। उसका कार्य क्या होता है दोस्तों? उसका कार्य होता है कंपनी का जो सेना था, आर्मी थी, ठीक है, और जो यहाँ के नागरिक थे और जो रिवेन्यू वाला मैटर यानी राजस्व का जो मैटर था उसकी निगरानी कौन करेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और ये किसके अधीन है? ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है। तो ये किसके ऊपर नकेल कसेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर, ठीक है। और क्या करेगा? सैन्य डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा, नागरिकों को कंट्रोल करेगा, उससे रिलेटेड मैटर देखेगा, और जो रिवेन्यू वाला मैटर है वो देखेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? गवर्नर जनरल की जो शक्तियां हैं वो बढ़ाई गई। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत के सभी ब्रिटिश क्षेत्रों पर प्रभावी नियंत्रण रखने लगा, ठीक है। तो ये भी चीज़ की गई। उसके बाद कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ब्रिटिश सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश की गई। किसके अंतर्गत? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत, ठीक है। इतनी बातें आपको याद हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें, भारत के प्रशासन को दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। तो आपसे ये कई बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट या किस अधिनियम के अंतर्गत भारत के प्रशासनिक ढांचे को दो भागों में बांटा गया था? तो दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसमें हुआ क्या? एक भाग व्यापारिक जो मतलब हिस्सा था उसको संभालेगा और दूसरा राजनीतिक, ठीक है। तो व्यापारिक और राजनीतिक दो हिस्सों में बांट दिया गया था, ठीक है। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया था। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ रहे हैं। उसके बाद भारत में ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप की शुरुआत हुई, जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्वायत्ता कम हो गई। देखिए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत पहली बार कंट्रोल करने के लिए वो लाया गया प्रावधान, लेकिन 1784 में क्या हुआ? हस्तक्षेप ब्रिटिश गवर्नमेंट करने लगी, जिससे क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे स्वतंत्र निर्णय लेती थी पहले, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी थी, तो इसके जो मतलब निर्णय लेने की जो क्षमता हुई तो वो कम हो गई, ठीक है। तो ये सब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो आपको याद रखने हैं अपने एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। चलिए, बात करते हैं 1793 का एक चार्टर एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक दो एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, 1793 का चार्टर जो अधिनियम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाने का प्रावधान करता था, ठीक है। तो याद रखेंगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर दिया था, ठीक है, तो उसमें कुछ वर्ष एग्रीमेंट में मेंशन थे, तो उसी को 20 वर्ष के लिए बढ़ाने का कार्य किया गया। किस चार्टर के अंतर्गत? 1793 की चार्टर एक्ट के अंतर्गत। उसके बाद यहाँ पे देखें, गवर्नर जनरल और गवर्नरों के लिए विशेष शक्तियाँ और नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करने के उपाय लागू किए गए, ठीक है। तो ये भी किया गया था। उसके बाद भारतीय राजस्व से ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और खर्चों के भुगतान की अनुमति दी गई। अब इस पॉइंट में दोस्तों, इस पॉइंट से मैं आपको बहुत बड़ी चीज़ बताने वाला हूं और इसी पॉइंट से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इसी पॉइंट को बेस बना के हमारे दादा भाई नौरोजी एक पुस्तक भी लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत ये प्रावधान हुआ
कि अब जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, ठीक है, वो उनके जो वेतन हैं और जो खर्चे हैं उनका भुगतान अब भारतीय राजस्व से किया जाएगा। अब इससे क्या होगा, भारत खोखला होगा। भारत में जितने भी अधिकारी होंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है, उनकी सैलरी अब भारत के पैसे चूसेगी, ठीक है। तो अब होता क्या है इसमें, इन सभी बातों पे हमारे जो जागरूक लोग थे, ठीक है, जैसे दादा भाई नौरोजी, सियार दास, ऐसे लोग थे, ठीक है, तो इन्होंने नोटिस किया कि अब जो धन है भारत से वो इंग्लैंड जा रहा है पानी की तरह, ठीक है। तो इसी बात को फोकस करते हुए दादा भाई नौरोजी जी ने क्या किया, एक पुस्तक लिखा, ठीक है, पुस्तक लिखा अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या लिखा दोस्तों, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। अब इस पुस्तक में एक उन्होंने कोटेशन डाला था, ठीक है, जो बहुत फेमस हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ ये कॉन्सेप्ट है, इसको धन निकासी का सिद्धांत कहते हैं, थियरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये प्रावधान 1793 के चार्टर एक्ट में मेंशन है। तो इस तरह से जब दोस्तों आप पढ़ते हैं तो नहीं भूलते। पुस्तक कौन सी लिखी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसमें क्या था, ड्रेन ऑफ वेल्थ का एक कॉन्सेप्ट था, और वो कॉन्सेप्ट कब आया था, 1793 के चार्टर एक्ट में, ठीक है। तो उसको नोटिस करके इन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया और अपनी पुस्तक में मेंशन किया। तो यहाँ पे आपसे 3 प्रश्न बने, ठीक है, कि भारतीय राजस्व से ब्रिटिश अधिकारियों के वेतन और खर्च की भुगतान की अनुमति किस एक्ट के अंतर्गत दी गई थी, तो चार्टर एक्ट 1793 के अंतर्गत। और इस कॉन्सेप्ट को इन्होंने स्टडी करी, किन्होंने, दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और उसमें एक कोटेशन डाला कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि भारत से जो धन है वो क्या है, अब जा रहा है अंग्रेज, ठीक है, बह के। तो ये सारी पॉइंट्स आपके दिमाग में रहनी चाहिए, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न बने तो ना छूटे। कार्यकारी परिषद के सदस्यों को सरकार की गोपनीयता बनाए रखने की शपथ लेने का प्रावधान किया गया, ठीक है। और जो विधायी शक्तियां थी वो मुख्य रूप से गवर्नर जनरल और उनके परिषद के हाथों में ही केंद्रित रहीं। जैसे अभी मिला था ना 1784 और 1773 में। 1773 में देखा चार सदस्य थे कार्यकारी परिषद में, तो जो विधायी शक्तियां थी वो गवर्नर जनरल और उनके परिषद के हाथों में ही थी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट 1793 के चार्टर एक्ट के महत्वपूर्ण पॉइंट थे। चलिए बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक मोनोपोली थी, एकाधिकार था, वो खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो चीन के साथ व्यापार है, ठीक है, और जो चाय के साथ व्यापार है और जो अफीम के साथ व्यापार है, इसको छोड़कर, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की अब जो अन्य सेक्टर में जो व्यापार करने की वो चीज़ है, मोनोपोली, वो ख़त्म की जाती है। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चीन का व्यापार, ठीक है, उसके बाद अफीम का व्यापार और एक व्यापार था चाय, ठीक है, विशेषकर चीन के साथ व्यापार, इन सब पे इनकी मोनोपोली बनी रही, लेकिन अन्य क्षेत्रों में इनके व्यापार का जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया। तो दोस्तों पहली बार 1813 के चार्टर एक्ट में ये प्रावधान हुआ, और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि अब जो इंग्लैंड की अन्य कंपनियां भारत आना चाहती थीं वो आ सकती थीं, अन्य व्यापारी वर्ग आ सकते थे, ठीक है। और इसी में एक महत्वपूर्ण प्रावधान यहाँ पे देखें, जो भारत में ईसाई मिशनरी थे, इसी एक्ट के अंतर्गत इनको छूट मिला कि अब तुम आके यहाँ भारत में अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन करवा सकते हो, यानी कि धर्मांतरण आप करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद भारतीय शिक्षा और समाज सुधार के लिए 1 लाख रुपए वार्षिक अनुदान मिला, ठीक है। तो यहाँ से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है, कि किस एक्ट के अंतर्गत भारतीय शिक्षा में अंग्रेजों ने 1 लाख रुपए वार्षिक अनुदान का प्रावधान किया, ठीक है। तो ये 1813 का चार्टर एक्ट है, तो इतना याद रखिएगा। उसके बाद भारतीय कंपनियों की सेवाओं में सीमित अवसर मिले, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, जो भारतीय थे तो भारतीयों को कंपनी की सेवाओं में सीमित अवसर दिए गए। उसके बाद ब्रिटिश जो सामानों की आयात को बढ़ावा देकर भारतीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाया गया। मतलब जैसे मान लीजिए ब्रिटिश यानी इंग्लैंड में कोई कंपनी है जो क्या है,
उस समय इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया था, यानी कि सारी चीज़ें, कपड़े या फिर अन्य वस्तुएं मशीनों से बनाई जा रही थी। तो दोस्तों जब मशीन जहाँ पे इन्वॉल्व होंगे तो जो कास्ट साइड है वो सस्ती हो जाएगी, ठीक है। और भारत में क्या होता था, कोई भी उद्योग है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम करते थे, ठीक है, जिसकी वजह से उनको मजदूरी देना पड़ता था और इसलिए वो वस्तुएं महंगी बिकती थी, ठीक है। अब होता क्या है, जब अंग्रेज क्या कर रहे, यहाँ पे भारत में क्या करने लगे, अपना लाके वस्तु बेचने लगे, तो सस्ता बेचते थे और जो भारतीय उद्योग था वो महंगा पड़ने लगा, जिसकी वजह से अब भारतीय उद्योग बंद होने लगा। क्यों? क्योंकि लोग सस्ती वस्तुओं की तरफ बढ़े, सस्ती वस्तुएं खरीदना स्टार्ट किए और जिसकी वजह से ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ जो इंग्लैंड में थी उनको बढ़ावा मिला और जो भारतीय इंडस्ट्रीज़ थी उन वो महंगी, जाहिर सी बात है, कास्ट साइड जब इतना महंगा है तो प्रोडक्शन महंगा बिकेगा। और इस तरह से भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, ठीक है, यानी बी औद्योगिकरण, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है इस 1813 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो हमने कवर कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे 1853 का एक 1833 का चार्टर, ठीक है, और ये भी महत्वपूर्ण प्रावधान करता है और यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो आप पानी पी लीजिए, उसके बाद आप कंटिन्यू चीज़ों को समझिए, ठीक है, रटिए मत, चीज़ों को देखिए कैसे हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे प्रश्न बनता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के अंतर्गत बना था। तो दोस्तों ये 1833 का ही चार्टर एक्ट है और इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। आपसे प्रश्न क्या बनता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। तो दोस्तों उनका नाम क्या है, विलियम बेंटिक, ठीक है। तो नाम याद रखिएगा, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए, ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो वाणिज्यिक कार्य है वो समाप्त कर दिया गया कि अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये कमर्शियल वर्क से अब हाथ धो ले, ठीक है। अब ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जिम्मेदारी है, अब प्रशासनिक इंस्टीट्यूशन है, यानी कि अब ये एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशन है। अब ये क्या करेगी, सिर्फ प्रशासनिक कार्य करेगी, ठीक है। ये प्रावधान कब किया गया, 1833 के चार्टर के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद भारत में विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया, ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और पहली बार देश में विधि संहिता यानी लॉ कमीशन बनाई गई, ठीक है, उसकी बनाने की पहल हुई, ठीक है। तो 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत ये सभी महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे और पहली बार क्या हुआ कि जो सिविल सर्विसेज है, ठीक है, सिविल सर्विसेज में, ठीक है, ये प्रावधान किया गया लेकिन वो सफल नहीं हुआ। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत सिविल सर्विसेज में भारतीय लोग भी हिस्सा ले सकते हैं, इस बात का प्रावधान था लेकिन सफल नहीं हुआ, ठीक है। चलिए आप हमें कमेंट में बताइए कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसको मानते हैं। तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या फिर लॉर्ड चेम्स, या फिर कॉर्नवालिस, या फिर ननाबदीज, ठीक है, इन्हीं में से एक कोई है, ठीक है, तो आप बताइएगा। अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रोविज़न के ऊपर। चलिए बात कर लेते हैं, इसमें देखिए जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो क्या क्या है। चार्टर एक्ट 1853 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, ठीक है, जिसने भारत में प्रशासनिक और विधायी सुधार किए। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी, ठीक है, उसमें एक अलग विधायी शाखा स्थापित की, ठीक है, जो पहले से गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद थी उसमें से एक अलग विधायी शाखा की स्थापना की। पहली बार विधायी परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने का एक तरह से पहल किया गया, ठीक है, लेकिन इसमें ये सीमित रूप में किया गया था, ठीक है। उसके बाद भारतीय सिविल सेवा में, ठीक है, भर्ती अगर कोई लेना चाहता है तो उनको भी प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की, मतलब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि अब इंडियंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके लिए उनके मतलब कंपटीशन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है, इस बात का प्रावधान किया गया था और 1833 में किया गया था जो सफल नहीं हुआ, ठीक है, और इसमें क्या हुआ, सफल हुआ, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इस अधिनियम ने पहली बार यह संकेत दिया कि जो ब्रिटिश भारत में जो कंपनी का शासन है वो स्थायी नहीं रहेगा, ठीक है, तो ये चीज़ भी याद रखेंगे। इसमें क्या हुआ कि पहली बार ये संकेत मिला कि जो ब्रिटिश भारत में कंपनी का शासन है वो अस्थायी नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। तो आपसे यहाँ से प्रश्न बने कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति किस एक्ट के अंतर्गत मिला। तो चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत, जिससे विधायी कार्यों में तेजी लाई जा सके, इस बात का प्रावधान किया गया।
इस अधिनियम ने कंपनी के चार्टर का नवीनीकरण किया, लेकिन इसे अस्थायी रूप से नवीनीकृत नहीं किया गया बल्कि अस्थायी रूप से जारी रखा गया। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखेंगे, यही अंतिम चार्टर था। ठीक है, अंतिम चार्टर 1853 वाला ही था। आप ये सारे फैक्ट याद रख सकते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाएं। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये देखने को मिलेगा कि सिविल सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की सिफारिश की गई। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, जो विधायी परिषद है उसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने की शुरुआत की गई। ठीक है, और लास्ट चार्टर पूछे तो 1853 का चार्टर है। ये सारे पॉइंट क्या हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और ये जो ऑर्डिनेंस वाला मैटर है ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। इस तरह से सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने देख लिए। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक क्या है, अब हम इंडियन काउंसिल एक्ट देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1858 में भी एक एक्ट आया था। ठीक है, जिसको हम गुड गवर्नेंस एक्ट के नाम से जानते हैं। उसके ऊपर हम क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप जो महत्वपूर्ण इंडियन काउंसिल एक्ट हैं उनको देखिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस अधिनियम ने भारतीयों को विधायी परिषद में, ठीक है, नामांकित करने की अनुमति दी। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का विशेष अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, देखिए प्रावधान इसके पहले 1853 में था और यहाँ पे जारी करने का अधिकार भी मिल चुका है। ठीक है, तो दोनों प्रश्न अलग हो सकते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न बने कि अध्यादेश जारी करने का विशेष अधिकार किस काउंसिल एक्ट के अंतर्गत मिला, तो 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसके अंतर्गत। उसके बाद प्रांतीय विधायी परिषदों की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, और परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की अनुमति दी गई। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की भागीदारी सीमित रखते हुए प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखा और पोर्टफोलियो, ठीक है, यानी कि विभागीय जो विभागों की बात होती है, इसकी शुरुआत दोस्तों 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत ही इसका प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो आपसे इतने सारे प्रश्न अगर पूछे जाएं तो आप बेहिचक जवाब दीजिएगा। ठीक है, अब यहीं पे हम देख लेते हैं 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। विधायी परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। परिषदों में बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिल गया। उसके बाद सदस्यों को प्रश्न पूछने की सीमित अनुमति दी गई थी। परिषदों के सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष चुनाव से होने लगा और भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी में आंशिक वृद्धि भी हुई थी। तो इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, बजट पे चर्चा, ठीक है, गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ी, सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रोविजन है 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है। बजट पे सिर्फ चर्चा कर सकते थे, प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 1909 का, ये महत्वपूर्ण इंडियन काउंसिल एक्ट है। आप इसको बिल्कुल रट के ही एग्जाम में बैठिएगा या फिर कुछ लिखना हो तो लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, 1909 का अधिनियम ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को विधायी परिषदों में प्रतिनिधित्व देने का पहला प्रयास था। ठीक है, तो याद रखेंगे इसके पहले अस्थायी नॉमिनेट हो रहे थे, लेकिन अब विधायी परिषदों में प्रतिनिधित्व देने का पहला प्रयास 1909 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया। और आपसे सिंपल सा प्रश्न बनता है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म किस काउंसिल एक्ट को कहते हैं? तो दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को हम बोलते हैं। ठीक है, इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडली यानी सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस अधिनियम से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक प्रश्न घुमा के पूछा जाता है कि भारत में पहली बार सांप्रदायिकता, ठीक है, किस अधिनियम के अंतर्गत जिसको बढ़ावा मिला या फिर फैलाया गया? तो दोस्तों ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का। ठीक है, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें दोस्तों, यहाँ पे एक राज्य सचिव और एक वायसराय था। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज प्रश्न बनता है कि भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसको कहते हैं? तो दोस्तों मिंटो को कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। परिषदों को प्रश्न पूछने, बहस करने और बजट पर चर्चा करने की सीमित शक्ति भी दी गई थी। ठीक है, तो प्रश्न पूछने की शक्ति आपने देखा 1892 में नहीं मिली थी बजट पे, लेकिन अब प्रश्न पूछने और बहस करने और चर्चा करने की सीमित शक्ति मिल चुकी है। ठीक है,
तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारतीयों को कार्यकारी परिषद में नामांकित करने की अनुमति दी गई, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी। ठीक है, तो कार्यकारी परिषद में नामांकित करने की यानी कि नॉमिनेट करने की अनुमति दी गई और जिससे भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी है वो बढ़ गई। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, अब मोंटेग्यू भारत का सचिव था और चेम्सफोर्ड उस समय क्या था, भारत का वायसराय था। ठीक है, अब वायसराय की पदवी, ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 का बात है। ठीक है, उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे, पहले आप इन सबको देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म किस एक्ट को कहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। ठीक है, ये एक प्रश्न हो गया जो ब्रिटिश शासन में प्रशासनिक सुधारों का हिस्सा था। उसके बाद अगर हम बात करें, इस अधिनियम के तहत जो डायरकी सिस्टम यानी द्वैत शासन है ये लागू की गई। अब इसमें क्या था, जो प्रांत थे वहाँ पे स्थानांतरित और आरक्षित विषय, ठीक है, बनाए गए। अब ये स्थानांतरित और आरक्षित विषय क्या थे, तो दोस्तों एक होता है कि स्थानांतरित विषय जिस पे कानून कौन बनाएगा, जो भारत के लोग हैं, जो वहाँ पे कार्यकारी परिषद में बैठे हुए लोग हैं, वो उस पे मतलब नियम कानून बनाएंगे। और कुछ रिजर्व लिस्ट तैयार किया गया जिस पे जो उस समय वायसराय होगा या भारत का गवर्नर जनरल होगा वो नियम कानून बनाएगा, जो अपने केवल कार्यकारी परिषद की सहायता से बनाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आई थी। तो आपसे डायरेक्टली प्रश्न बनता है, डायरकी यानी द्वैत शासन की प्रणाली कब किस एक्ट के अंतर्गत आई थी, तो 1919 के एक्ट के अंतर्गत। यहाँ पे देखिए जो स्थानांतरित विषय यूपीएससी में पूछ चुका है, तो याद रखेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि। ठीक है, ये स्थानांतरित विषय थे जो लोकल के जो लीडर थे, ठीक है, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, ये उनके अंतर्गत विषय था, जो मंत्रणा का विषय हो सकता था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए नियंत्रण भारतीय मंत्रियों को दिया गया, तो आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद जो आरक्षित विषय थे जैसे पुलिस, वित्त, ये सब जो विषय थे ये ब्रिटिश अधिकारियों के पास था। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों में भारतीयों की भागीदारी बढ़ा दी गई, लेकिन वास्तविक शक्ति ब्रिटिश सरकार के पास ही बनी रही। ठीक है, इस अधिनियम के तहत पहली बार भारतीयों को केंद्रीय विधायिका में गैर आधिकारिक बहुमत मिला, लेकिन ब्रिटिश सरकार के पास वीटो शक्ति थी। ठीक है, अधिनियम के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया का विस्तार किया गया और पहली बार महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। ठीक है, तो अगर ऐसा प्रश्न बने कि महिलाओं को पहली बार, ठीक है, मताधिकार का प्रावधान कब मिला, तो दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंतर्गत। इस अधिनियम की आलोचना इसलिए हुई क्योंकि यह भारतीयों को स्वशासन देने में असफल रहा, जिससे 1935 के अधिनियम की नींव पड़ी। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या थे, प्रोविजन थे किसके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के। इसको हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं और सभी प्रावधान आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। देखिए इसके बहुत प्रावधान है। ठीक है, आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, कहाँ से लिया गया है, तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधिनियमों के अंतर्गत जो प्रावधान है वहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन बनेगा कि स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम, तो दोस्तों कहाँ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए भारत में पहली बार संघीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। ठीक है, और संघीय शासन के साथ साथ फर्स्ट टाइम फेडरल कोर्ट का भी कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, इसी एक्ट के अंतर्गत आरबीआई का भी प्रावधान आया था। ठीक है, इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत, और एक आरबीआई एक्ट 1934 भी था। ठीक है, तो जो भी जुड़ी चीज़ें हैं उनको हम देख के चलेंगे। उसके बाद प्रांतीय सहायता प्रदान की गई और द्वैत शासन समाप्त हुआ। इसमें क्या हुआ, जो प्रांतों में द्वैत शासन स्टार्ट हुआ था वो ख़त्म करके प्रांतीय सहायता दे दिया गया, और उसके बाद जो द्वैत शासन है वो सेंटर में चला गया। कहाँ पे दोस्तों, अब सेंटर में ये द्वैत शासन का परंपरा स्टार्ट हो गया। ठीक है, कहाँ पे, सेंटर में द्वैत शासन स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पे केंद्र में द्वैत शासन लागू करने का प्रावधान किया गया, तीसरे पॉइंट में ही है। अलग अलग समुदायों के लिए विस्तारित पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। जैसे आपने देखा 1919 में क्या हुआ, केवल मुस्लिम तक सीमित था, लेकिन अब ये मुस्लिम, बौद्ध, उसके बाद सिख, उसके बाद जो
यूरोपियन इंग्लिशमैन थे उनके लिए, ठीक है, और जो इनके द्वारा यानी इंडियन और यूरोपियन थे उनके लिए, ठीक है, निर्वाचक मंडली का विस्तार कर दिया गया था, ठीक है। तो आपसे अगर प्रश्न बने कि अलग अलग समुदायों के लिए विस्तारित पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कब की गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत, ठीक है, और आरबीआई की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फेडरल कोर्ट, ठीक है, फेडरल कोर्ट का भी व्यवस्था किया गया, ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इससे जुड़े एक महत्वपूर्ण बात कि इंडिया से बर्मा अलग हुआ 1937 में, उसका भी प्रावधान इसी के अंतर्गत किया गया था। बर्मा बोले तो वर्तमान म्यांमार, ठीक है। तो ये सभी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधान थे जो आपको याद रखने थे। देखिए हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो दोबारा से इसको पढ़ेंगे, इन डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पॉलिटी के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं तो हम सिंपली पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें तो 1947 का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए भारत और पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया, स्वतंत्र राष्ट्र आप यहाँ पे कहें, ठीक है, दो स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। ब्रिटिश शासन का भारत पर नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त हुआ। भारतीय संविधान निर्माण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हुई, ठीक है। भारत में ब्रिटिश संप्रभुता को समाप्त कर आत्मनिर्णय, ठीक है, का अधिकार दिया गया। उसके बाद गवर्नर जनरल को नए राष्ट्र के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई, ठीक है। तो गवर्नर जनरल को नए राष्ट्र के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई। और भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। अगर आपसे ऐसा प्रश्न बने तो अगर पूछे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों सी राजगोपालाचारी थे। ये भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो दोनों फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ऊपर। उससे पहले हम एक एक्ट के ऊपर बात कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, और वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1858 का। तो हम यहीं पे कहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ छूट रही थी, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पे क्योंकि उसके महत्वपूर्ण प्रोविज़न आपको याद रहने चाहिए। कहीं पे हमें ब्लैंक पे, चलिए यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। 1858 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, जो 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है, अब उसको दबाने के लिए और उसमें जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था उसको दबाने के लिए अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1858 का एक एक्ट लाया और उसने क्या प्रावधान रखे कि अब जो भी प्रावधान होंगे वो भारतीयों के हित में होंगे, ठीक है। तो इसमें इन्होंने इस एक्ट को ही बोल दिया गुड गवर्नेंस एक्ट। क्या बोला, गुड गवर्नेंस एक्ट, ठीक है। और इस एक्ट के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे ना, जीजीआई, अब उस पद को वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया। किसमें दोस्तों, वायसराय की पदवी में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। गुड गवर्नेंस एक्ट आया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय, फर्स्ट वायसराय कौन थे, ये भी आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो इनका नाम था कैनिंग। क्या नाम था दोस्तों, कैनिंग, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको लॉर्ड यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये लुटेरे थे, तो लुटेरों के लिए लॉर्ड क्यों यूज़ करना, ठीक है। तो फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन, कैनिंग था, ठीक है। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, वो भी कैनिंग ही था, ठीक है। तो ये दोनों महत्वपूर्ण फैक्ट आपको याद रखना है। गुड गवर्नेंस एक्ट कौन सा है, तो 1858 का एक्ट, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट रहे एक्टों से रिलेटेड। अब हम बात कर लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ, तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनके ऊपर। अब यहाँ पे देखिए जाहिर सी बात है, संविधान सभा का गठन होगा, उसमें लोग पार्टिसिपेट करेंगे, कोई अध्यक्ष बनेगा, संविधान बन के तैयार होगा, उसको अपनाया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो इसको हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। लेकिन अभी आप एक छोटा सा ब्यौरा लीजिए, उसके बाद हम टेस्ट लगाएंगे कि कितने ध्यान से आपने पूरा सेशन अटेंड किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए संविधान सभा की स्थापना 1946 में हुई थी। तो दोस्तों आपको पता है फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, तो ये चीज़ आपको पता होगा। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, भारत का स्वतंत्र संविधान तैयार करना, ठीक है। उसके बाद इस सभा की अध्यक्षता किसने करी थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, वी.आर. अम्बेडकर जी, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बने कि स्थायी अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ये क्या थे, ये स्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है। क्या थे, एक मिनट, स्थायी अध्यक्ष, ठीक है। और इनके अलावा जो पहले अध्यक्षता करी थी वो कौन थे दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। वो अस्थायी अध्यक्ष भी एक लोग बनाए गए थे, ठीक है, उनका नाम कमेंट कीजिएगा, ठीक है।
तो हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हुआ प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसके बाद अगर हम बात करें संविधान सभा में कितने सदस्य थे, 389 सदस्य सम्मिलित थे, 292 प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए थे, 93 रियासतों से नामांकित किए गए थे। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में क्या किया, पूरा संविधान का निर्माण किया। कितना, 2 साल 11 महीना 18 दिन में। ठीक है, और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बन के तैयार हो गया। ठीक है, और यह जो संविधान है जो बन के तैयार हुआ, इसको फाइनली एक्सेप्ट कब किया गया, 26 जनवरी 1950 को इसके सभी प्रावधान को लागू कर दिया गया। ठीक है, जिससे भारत में एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य भारत बन गया। ठीक है, उसके पहले यह सभा जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत स्थापित की गई थी, इसे ब्रिटिश सरकार की सहमति प्राप्त थी। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा ने भारतीय समितियों का गठन किया, जिनमें मौलिक अधिकार, संघ शक्ति और अल्पसंख्यक जो समिति हैं उनसे रिलेटेड बात कही गई थी। ठीक है, तो ये सभी मौलिक अधिकार समिति, संघ शक्ति समिति, अल्पसंख्यक समिति, इनके ऊपर हम इन डिटेल बात करेंगे, तो वो विशेष पार्ट होगा फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, और इस तरह से दोस्तों हमने जो महत्वपूर्ण प्रोविज़न थे एक्ट के, ठीक है, तो वो हमने देख लिए हैं। अब बारी है टेस्ट की। ठीक है, तो जिसके लिए अब आप तैयार हो जाइए। इसी सेशन में हम टेस्ट और जो इंपॉर्टेंट PYQ कभी पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पानी वानी पी लीजिए और जल्दी जल्दी से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए और अटेंड कीजिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किस स्थान पर भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया? तो दोस्तों कमेंट में अपना आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? कलकत्ता। ठीक है, कब किया गया था स्थापना? 1774 में। ठीक है, और मैं अब आपसे बोलूँगा कि आप कमेंट में उस व्यक्ति का नाम लिखिए जो फर्स्ट CGI बना था। ठीक है, फर्स्ट CGI आप जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट स्थापित हुआ। ठीक है, चलिए मैं आपको हिंट करता हूँ, उनके नाम में MP है। ठीक है, MP। तो आप अब कमेंट में उनका पूरा नाम कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ आप जरूर करेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत ब्रिटिश प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए किस निकाय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर की चुनाव करें। मैंने आपको बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो जैसे आप कमेंट में जैसे आंसर करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसके बाद आप आंसर, उसके बाद क्या लिखें? ऑप्शन B। इस तरह से आपको आंसर करना है। ठीक है, जो बेस्ट आंसर करेंगे, इन डिटेल आंसर करेंगे, तो उनका नाम मैं अगले पार्ट में जरूर मेंशन करूंगा इन द लास्ट। ठीक है, तो आप लोग अपना नाम अगर डेली चाहते हैं कि आप मोटिवेटेड रहें, आपको नोटिस किया जाए, तो प्लीज़ आप ये काम जरूर कीजिएगा। उसके बाद हम तीसरा क्वेश्चन देखें। तो यहाँ पे 1813 के चार्टर एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? तो दोस्तों बताएं इनमें क्या था, जो मैंने आपको इन डिटेल बताई थी, समझाई भी थी। तो दोस्तों इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका B है वो करेक्ट है, यानी कि जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वो समाप्त की गई थी, और चाय और चीन व्यापार को छोड़कर, और साथ में दोस्तों अफीम का भी व्यापार अभी अंग्रेजों के ही हाथ में था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के ऊपर। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर क्या रखा गया? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। तो राइट आंसर इसमें क्या है? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर B इसमें करेक्ट होगा। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे? मैं आधा नाम बता रहा हूँ, बेंटिक। आप पूरा नाम बताइएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के ऊपर। 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारतीय सिविल सेवा में भर्ती के लिए क्या प्रावधान किया गया? तो दोस्तों बताएं। इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर B करेक्ट है, प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 देखिए। 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगर आपने पूरा ध्यान से पढ़ा है सेशन, तो ये प्रश्न अनिवार्यतः आपसे बन जाएगा। तो दोस्तों गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें भारतीयों को नामांकित करने का प्रावधान किया गया था, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। और पोर्टफोलियो की भी स्थापना बताई थी, है ना। तो अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार मतलब मिल गया, ये भी बताया था। प्रावधान मैंने बताया था, किसमें प्रावधान वाला आप कमेंट कीजिएगा। उसके बाद 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत किसे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया? किसे?
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय विधायकों को, ठीक है, किस पे चर्चा परिचर्चा में, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट यानी मिंटो मॉले रिफॉर्म की बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसकी क्या थी? तो दोस्तों मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किस प्रणाली की, ठीक है, शुरुआत हुई? कौन सी प्रणाली लागू किया गया? तो दोस्तों इसमें जो द्वैत शासन प्रणाली था उसको लागू किया गया था और इसमें दो विषय निकल के आए, स्थानांतरित और क्या था दोस्तों बताएं? स्थानांतरित और आरक्षित, यानी कि ट्रांसफर्ड और रिजर्व, है ना। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय विषयों को किन दो भागों में विभाजित किया गया? तो दोस्तों यहाँ पे प्रांतीय विषयों की बात हो रही है, ठीक है। तो बताइए, अभी मैंने आपको जस्ट बताया, इसमें क्या होगा? स्थानांतरित और आरक्षित। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 11 देखें क्या है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत किस प्रशासनिक संरचना की नींव रखी गई? तो दोस्तों इसमें क्या रखी गई थी? संघीय शासन प्रणाली की नींव रखी गई थी। इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, बर्मा की स्थापना, फेडरल कोर्ट की स्थापना, है ना। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर यहीं से लिया गया और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत मैंने आपको डिस्कस करी। प्रश्न नंबर 12 देखिए क्या है। 1935 के अधिनियम में भारत में कितने प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 11 प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। 1935 के अधिनियम में द्वैत शासन को किस स्तर पर लागू किया गया? तो दोस्तों देखिए 1935 के अधिनियम में प्रांत स्तर पर समाप्त करके केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया था द्वैत शासन। भारत सरकार अधिनियम 1947 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? तो दोस्तों बताइए, भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र रूप से अलग अलग राष्ट्र बनाया गया था, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1947 किसके आधार पर पारित किया गया था? इसका राइट आंसर है जो माउंटबेटन प्लान था, योजना था, उसके अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखिएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 1946 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बताइए, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी बताया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या है। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है अपनाया गया यानी बन के तैयार हुआ। तो दोस्तों जब बन के तैयार हुआ तो ये 26 नवंबर 1949 को, यानी कि पूर्ण रूप से इसको अपनाया गया। लेकिन इसके जो प्रावधान थे दोस्तों, ये इससे रिलेटेड अगर प्रश्न बने कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ठीक है, जो भी प्रावधान थे तो ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है, और इसमें सारे क्वेश्चन लगभग पूछे हुए प्रश्न थे, इसमें अभी मॉडल क्वेश्चंस नहीं थे और यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। और देखिए जब ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक हम कंप्लीट टेस्ट लेके आएंगे, जिससे क्या होगा कि आपके ना जो भी 3-4 प्रश्न बनते हैं वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाएंगे। अभी जो आपने चैप्टर पढ़ा है इससे आपके किसी भी एग्जाम को दीजिए, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और एक महत्वपूर्ण बात कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट विद PDF आपको सब कुछ मिल जाता है बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो आपका अपना ही परिवार है, तो इससे जुड़ने में हेजिटेट बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।